नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप में इस बैच के अंदर फ्री में मिल जाएंगे। एनटीए सीधा सीधा या नीट के एग्जाम हॉल में सीधा सीधा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज, मान लो किसी का 2 का इंक्रीज हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो उनको 6 कर दो कि पहला एप्लीकेशन रेडॉक्स रिएक्शन का ये हो गया कि आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत काम का है। कैसे सर? आप इक्विवेलेंट निकालना सीख गए तो आप किसी भी कंपाउंड में इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। नीट एनटीए दिमाग नहीं लगाता, वो सीधा सीधा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पूछ लेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो भैया आज स्वागत है आप सभी का रेडॉक्स रिएक्शन के माइंड मैप सीरीज में। भैया माइंड मैप सीरीज लगातार, मतलब जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं, बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक लेक्चर में ये बात बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने का नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो इसको एज अ रिवीजन यूज करने वाले हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे अपने बोर्ड्स का एग्जाम हो। आप जब चाहें इसको यूज करके अपना चैप्टर विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर्स आप परफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। ट्राई कीजिएगा जितना हो सकता है इस लेक्चर का मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। नोट्स के लिए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप में इस बैच के अंदर फ्री में मिल जाएंगे। इसी नोट्स को आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर करके लिखते रहिए। ओके, दोनों तरीके से आपके लिए पीडब्ल्यू एकदम हमेशा खड़ा है। जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से तैयारी करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का 1 शॉट और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। आज का लेक्चर क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से होने वाला है, तो हम लोगों के साथ देखा जाए। हाँ, तो टॉपिक क्या करने वाले हैं? सबसे पहले टॉपिक हम लोग जो फिनिश करने वाले हैं वो है इनका कि सर ये जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, क्या होगा। फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में बातें होंगी, उसके एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन क्या होगा। थर्ड वन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। एंड फोर्थ वन हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी आपको बाकी और भी एप्लीकेशंस आएंगे, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, एन फैक्टर निकालना, ये सब चीजें भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन मेजर अगर डिवाइड करें तो ये चैप्टर में मेजर 4 पोर्शंस हैं जिनको हम लोग अभी के अभी 1 से 1.5 घंटे में फिनिश करने वाले। तो भैया तैयार हो जाओ, क्योंकि मिनिमम एक क्वेश्चन नीट 2025 पूछा जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि नीट 2025, हर एक साल मिनिमम एक क्वेश्चन इस चैप्टर के आएंगे। इसको करने के बाद बस आपको करना क्या है, एनसीईआरटी गो थ्रू कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए और चैप्टर को फिनिश कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग का चैप्टर और हम लोग के चैप्टर में क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात। रेडॉक्स रिएक्शन में देखोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा? सर रेडॉक्स रिएक्शन किसको डिफाइन करता है? एक्चुअली डिफाइन किसको करता है? रेडॉक्स रिएक्शन किसके बारे में बात करता है? तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जहां पर रिएक्शन इन विच, ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन इन विच, रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction, reactions in which oxidations and reductions takes place, oxidation and reduction takes place, oxidation and reduction takes place simultaneously, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होने की कोशिश करे, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसी को बोला जाएगा। अब किसी ने पूछ दिया रिडॉक्स रिएक्शन सर आखिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलके बना है, तो होता क्या है? सर सबसे पहली चीज ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इनको डिफाइन करते कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब डिफाइन करने जाते हैं तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। कौन कौन सा? ध्यान सुनिएगा, पहले हम ओल्ड कॉन्सेप्ट पे डिफाइन करते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिएगा,
पहली बात, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम करेंगे, अगर ऑक्सीजन एटम को ऐड करें, या फिर इसी वर्ड को हम लोग बोल दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर आप ऐड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अगर इसी ओल्ड कॉन्सेप्ट को यहां पर डिफाइन करें तो यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव करने को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम को क्या बोल देते हैं? रिडक्शन। या फिर हम बोल देते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर रहे हैं किसी कंपाउंड से या किसी मॉलिक्यूल से, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो देख लो, एडिशन। अब यहां पर ही खत्म नहीं होता ओल्ड कॉन्सेप्ट, वो क्या बोलता है कि सर रिमूवल ऑफ, देखिएगा अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को अगर रिमूव करते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन जो होगा ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहलाएगा। सर यहां पर देखोगे तो ये क्या है? सर यहां पर हाइड्रोजन के ऐड होने को रिडक्शन कहा जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को क्या कहते हैं? सर ये कहा जाता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रिडक्शन कहा जाता है। तो देख लो ये, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी से आपने कर लिया होगा। ये सारे के सारे कौन से कॉन्सेप्ट हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट थे। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है, हम लोग उसकी बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने का न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी एटम को नहीं देखते, हम यहां देखते इलेक्ट्रॉन्स के। कैसे? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि सर रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन, कि सर इलेक्ट्रॉन को हमने रिलीज किया। सर डीई मतलब रिमूवल, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। यहां पर बात करेंगे अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तो यहां पर क्या होगा? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को सर हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? रिडक्शन में कंसीडर करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेशन बोल दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेशन कहलाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है, न्यू कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहां पर बात करेंगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो उसके केस में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है। हम आजकल क्या फॉलो करेंगे? हम लोग करेंगे, मॉडर्न जमाने के लोग हैं, मॉडर्न जमाने के स्टूडेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, तो हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे अपने पूरे चैप्टर में। बाकी 9-10 तक आप पढ़ेंगे तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट ही मिल जाएगा, लेकिन 11-12 में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इससे आपको फॉलो करना है, इससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? तो भैया ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बोला जाए, ऑक्सीडेशन नंबर ON, बार बार इतना बड़ा ना लिख के हम शॉर्टकट में ON लिखेंगे। ये क्या कहना चाहता है? तो सर ये क्या है? सर इट इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज, it is real or imaginary charge on an atom of an element when it goes from
फ्री स्टेट, अपने फ्री स्टेट से क्या हो जाए, कहां चला जाए, बॉन्डेड स्टेट में चला जाए, फ्री स्टेट से बॉन्डेड स्टेट में चला जाए इन अ मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग, जो चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई अपने फ्री स्टेट से बॉन्डेड स्टेट में चला गया, उसके ऊपर जो रियल या इमेजिनरी, सर रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है, रियल या इमेजिनरी, क्या सर एक बात बताइए, जैसे कार्बन है, अगर अकेला है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कोई चार्ज नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यही कार्बन अगर CO2 के फॉर्म में आ जाए, CO2 के फॉर्म में आ जाए, तो यहां पर कार्बन को देखेंगे, अब देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, प्लीज बेटा थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, तो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। ऑक्सीजन अपने साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अपने साइड खींच लेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस साइड खींच लेगा, इस पे -2, इस कार्बन पे कितना आ जाएगा, +2। सर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, कितना आ गया, +4। ये रियल चार्ज नहीं है, एक इमेजिनरी कंडीशन है कि भैया ऑक्सीजन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, उस टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर जो कार्बन का लिया जाएगा वो किस पे, सर वो, अच्छा +4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर की बात में करें तो ये क्या होता है, रिलेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, रिलेटिव चार्ज होता है। कैसे रिलेटिव चार्ज, कैसे, देखो इसमें क्या होता है, ये चार्ज होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन बॉन्डेड एटम्स, किससे आप बॉन्ड बना रहे हो इस पे डिपेंड करता है। मतलब सर अगर आप एक बात बताइए, रिलेटिव चार्ज क्यों, ये देखो कार्बन के ऊपर कितना आ गया, +4, लेकिन अगर यही कार्बन ऐसे कंबाइन हो तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने जाओगे, कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ना इधर कोई पुल करेगा ना इधर कोई पुल करेगा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। किससे बॉन्ड हो रहे हो, अगर आप होमोएटॉमिक हो, अपने ही मॉलिक्यूल्स में हो, अगर आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, आप अगर अपने ही मॉलिक्यूल्स, अपने ही एटम से कंबाइंड हो, अब कोई बोले कि सर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जैसे P4 हो गया, सर ओजोन हो गया, S8 हो गया, सर यहां पर कोई और एग्जांपल ले लो कि सर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सर देखो ऑक्सीजन किसी के साथ कनेक्ट होगा ना, तो हो सकता है वो किसी के इलेक्ट्रॉन खींचे या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे, लेकिन अपने ही लोगों के बीच में सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा आपका, सर 0 होगा, यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ये देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है, ये एक रिलेटिव चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, बॉन्डेड पे। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, सेम कार्बन देख रहे हो 0, यहां +4, यहां 0, अलग अलग जगह पे। फ्री है तो भी कोई चार्ज नहीं, किससे बॉन्ड बना रहा है, अब जो अलग टाइप के लोगों से बॉन्ड बनाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन लूज होगा, गेन होगा, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे डिफाइन होता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 पे ही बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 पे बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट, अगर वो अपने फ्री स्टेट में है, एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर वो अपने फ्री स्टेट में है या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है, तो दे हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सर एलिमेंट्स इन एलॉयज हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई एलॉय बना रहा है, एलॉय का मतलब सिंपल मिक्स हो रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा, वो क्या कर रहा है, सिंपल मिक्सिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या ले लिया जाएगा उसका, सर 0 ऑक्सीडेशन नंबर। उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लिया जाएगा, 0 ले लिया जाएगा। तो देख लो, अब देख लो, जब भी कोई बोले कि स्टैंडर्ड स्टेट में बोले तो स्टैंडर्ड स्टेट में ये हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे, सर ग्रुप 1 के मेटल्स देखोगे, इनको हम लोग कौन सा मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं,
अल्कली मेटल्स को देखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये देखोगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरल मतलब ऑलवेज कितना लेंगे, +1। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 1 का हमेशा +1। ग्रुप 2 की बात की जाएगी तो ग्रुप 2 में हम लोग क्या लेते हैं सर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इस ग्रुप को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। सर देख लीजिए, ग्रुप 2 में बात करेंगे, इनको देखोगे तो ऑलवेज क्या लिया जाएगा, इनका हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इनका क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। कोई बोले सर ग्रुप 1 में हाइड्रोजन रह गया, भैया ग्रुप 1 का हाइड्रोजन जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। ग्रुप 1 का जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को देखोगे ना तो हाइड्रोजन अपने पास अलग अलग शो करता है। हाइड्रोजन, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन कैन शो -1 0 +1 ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे देखना, हाइड्रोजन अगर अपने होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है तो यहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो गया, अगर मेटल के साथ कनेक्ट हो गया तो यहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, यहां पर वो कितना हो जाएगा, -1। और अगर वही हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कनेक्ट हो गया तो यहीं पर नॉन मेटल के साथ इसी बंदे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है सर, ये +1 हो जाता है। तो हाइड्रोजन का रूल नंबर 4 देख लो, रूल नंबर 4 देख लो कभी भी, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 सर सेम चीज ऑक्सीजन के साथ भी चलती है। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 क्या है, ध्यान सुनिएगा, रूल नंबर 5 क्या है। ऑक्सीजन का कोई पूछे तो ऑक्सीजन कैन शो, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन कैन शो -2 -1 -1/2 0 +1 +2 इतना शो कर सकता है। ऑक्सीजन इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट अगर ऑक्सीजन का नहीं निकालना है, ध्यान सुनना, अगर ऑक्सीजन का नहीं निकालना है, जिस केस में ऑक्सीजन को नहीं निकालना होता है, ऑक्सीजन का पूछेगा तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर इन जनरल कोई पूछे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O-2 इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ये क्या कहलाता है, ऑक्साइड। O 2 एटम्स -2 इसको क्या बोल देते हैं, पर ऑक्साइड, ये क्या कहलाता है, पर ऑक्साइड। अगर यहीं पर ये देख लो O2 -1 इसको हम लोग बोल देते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से, ऑक्सीजन -1 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, O2 -2 सुपर ऑक्साइड। इवन ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं, ये देख लो, अगर OF2 है तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे +1 चार्ज। ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं दुनिया के यूनिक कंपाउंड में से एक जहां पर ऑक्सीजन +1 चार्ज या +2 चार्ज दिखाता है। अदरवाइज ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन। तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन जनरली प्लस नहीं दिखाता, बट वो 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पर आपको प्लस दिख जाता है। तो ये 2 रूल्स हो गए, 5 रूल हो गए। अब रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। रूल नंबर 6, अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ग्रुप, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, अगर पी ब्लॉक में बात की जाए तो उसका नंबर होता है, जो भी उनका ग्रुप नंबर है, जो भी उनका ग्रुप नंबर है, ठीक है, जो भी ग्रुप नंबर है वहां से देख लीजिएगा, ग्रुप -10 से लेकर ग्रुप -18 तक ये उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक्सेप्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये चीजें छोड़ के अगर एक जनरल बात की जाए तो उनका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फ्लक्चुएट करता है। जैसे ग्रुप 13 की बात की जाए तो ग्रुप 13 में देखोगे तो उनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक चलेगा, तो 3 से लेकर +3 से लेकर -5 तक चल जाएगा। ग्रुप 13 में बात करें तो अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 14 की, तो उनका कहां से कहां चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जाएगा इनका, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जाएगा, +4 से लेकर -4 तक। ग्रुप नंबर 15 की बात की जाए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चला जाएगा, +5 से लेकर -3 तक। ग्रुप नंबर
16 की बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, 6 2 प्लस 6 2 -2। ऑब्वियस है ग्रुप नंबर 17 की बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, +7 से -1। और ग्रुप नंबर 18 की बात करेंगे तो वो क्या जाएगा, +8 to 0। ये हो जाता है। आज के टाइम पे ग्रुप 18 अब हम लोगों के लिए पता है कि नोबल गैसेस नहीं कहते, इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको जीरो कर दें सर, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जिनॉन के कंपाउंड्स आते हैं आज के, जो +6 +7 +4 सब कुछ दिखाते हैं। रूल नंबर 7 क्या है, जैसे हैलोजेंस की बात कर रहे थे, रूल नंबर 7 क्या होता है, हैलोजेंस के केस में बोलते, लेकिन अब देखो यहां पर इन ग्रुप 17 यहां बोल दे हैलोजेंस, तो हैलोजेंस के केस में, हैलोजेंस के केस में, ग्रुप 17 के केस में सर इनका ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई पूछ दे तो इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जब नहीं निकालना होता है तो हम कितना लेते हैं, -1। क्यों, क्योंकि इनका एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब का इन जनरल कोई पूछेगा, इन जनरल कोई पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछेगा तो इसको हम लोग कितना लेते हैं, -1। लेकिन ध्यान सुनना, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं ये कैन शो, इट कैन शो -1 से लेकर +7 तक। वो आपको कैसे रीजन होता है, क्यों रीजन होता है, फ्लोरीन -1 0 के अलावा कुछ भी शो नहीं करेगा। ग्रुप 17 में ये वाले लोग। रूल नंबर 8 की बात करते हैं तो रूल नंबर 8 क्या है, ध्यान सुनिएगा, रूल नंबर 8 क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अब कुछ लोगों का ध्यान सुनना, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, अगर न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है या मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ है, न्यूट्रल कंपाउंड या मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो उस केस में ध्यान सुनिएगा, ये क्या करते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सबके सम का, ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, न्यूट्रल है तो किसके बराबर होगा, 0 के, न्यूट्रल है तो किसके बराबर होगा, 0 के। और अगर फॉर चार्ज्ड एटम, फॉर चार्ज्ड कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, चार्ज कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उनका जो सम होगा, इसका जो सम होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा। इसी टाइम पे एक रूल और बता देता हूं, रूल नंबर 9 क्या होता है कि सर अगर फॉर चार्ज्ड एटम या फिर अगर बात की जाए आयंस की, इनकी बात की जाए एटम्स या आयंस की, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है, सर चार्ज के बराबर हो जाता है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी कहीं भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर कोई बोल दे कि सर अब ऐसे तो रूल नंबर 10 भी लिख सकता हूं, क्या है कि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे निकालते। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई पूछ दे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोई पूछ दे, कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए, कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाए तो उसमें भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, यहां पर भी सर क्या करेंगे, सारे के सारे पहले वाले रूल्स फॉलो करो, कोई नया नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एकदम अलग चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, एकदम वही बेसिक सी चीज चलेगी, बस बेसिक सी चीज चलेगी। लेकिन हाँ कुछ लोगों के ध्यान सुनिएगा, कुछ लोगों के जैसे सम कंपाउंड्स सर कुछ कंपाउंड्स में हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ bonds or linkage and their oxidation number is calculated by their structure। किसके, उनकी स्ट्रक्चर से निकालेंगे। और वो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, ध्यान सुनिएगा, वो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, कुछ कंपाउंड्स का क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होती है, लिंकेज होती है, तो इसीलिए उनको आप हमेशा अलग अलग लेना। किसके कंपाउंड, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको तो आप स्ट्रक्चर से ही निकालना, क्योंकि हर एक कार्बन का अपना अपना होगा, हर एक ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा, कोई ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, कोई ऑक्सीजन सिंगल
बॉन्ड, कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कोई सिंगल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड, तो इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे निकालना, प्लस कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कार्ब, क्रोमियम, सल्फर, क्रोमियम, सल्फर, क्रोमियम, फास्फोरस, इन सब के जो कंपाउंड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर से ही निकालना होता है। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे आपका आंसर गलत आ जाएगा, अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो याद रखिएगा कुछ कंपाउंड्स का हम लोग क्या करते, उनके स्ट्रक्चर से निकालते, उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके स्ट्रक्चर से निकाला जाता है कुछ कंपाउंड्स का। बाकी अगर कहीं पर ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, कहीं भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, अगर कहीं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कहीं भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो सर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट, ध्यान सुनिएगा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये क्या बताता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कहीं भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं आ सकता सर, वो अगर आ रहा है मतलब वो क्या है सर, वो एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होंगे, उन सब का अलग अलग होगा। इसीलिए अगर कहीं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, समझ, क्योंकि फ्रैक्शन इसलिए नहीं आ सकता, कोई बोले स्ट्रक्चर से या फ्रैक्शन कैसे, एक बात बताओ, ए और बी हैं सर, अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाएंगे, ए पे कितना आ गया -1, यहां कितना आ गया +1। अगर मैं ए डबल बॉन्ड बी बनाता हूं अब बोलू तो इस पे कितना आ जाएगा -2, इस पे कितना आ जाएगा +2। अगर ए ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो सर इस पे कितना आ जाएगा -3 और इस पे कितना आ जाएगा +3। तो ऐसे करके ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, कभी भी कोई एलवाई आएगा तो उस केस में, अब कोई पूछे तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑब्वियस आपको क्या करना है, अब अलग अलग कंपाउंड, सारे रूल्स लिखे हुए अलग अलग कंपाउंड्स को लेते रहिए। जहां पर इन जनरल बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, उसका क्या लेना है, उतना लेना है। अगर जैसे ऑक्सीजन का कोई बोले तो ऑक्सीजन में कंफ्यूज मत होइएगा, कितना होगा -2 होगा, ऑक्सीजन में कितना होगा -2। लेकिन अगर ऑक्सीजन का निकालने को बोल दिया जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको हो सकता है वो -2 के बदले -1 +1 +2 कुछ भी आ सकता है। यहीं पर जब ये सारी चीजें पढ़ रहे तो यहीं पर एक चीज आती है, दैट इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को स्टॉक नोटेशन में लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ नहीं। स्टॉक नोटेशन का मतलब होता है कि सर एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड विथ, स्टॉक नोटेशन का मतलब एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड विथ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड विथ इट ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स, इन रोमन लेटर्स, रोमन लेटर्स। ठीक है, मतलब कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है MnO2 तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है मैग्नीज 4 ऑक्साइड। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है आयरन और Fe2O3 लिखा हुआ है तो इन दोनों को हम लिखने का तरीका ऐसे बना सकते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड और ये क्या हो जाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन 3 ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो रूल्स हो गए, स्टॉक नोटेशन हो गया। अब क्या आता है तो सर इसके बाद आता है अगर कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें डिफाइन की जाती हैं। एक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान सुनिएगा, एक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और एक कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों को हम शॉर्टकट में इसको OA लिख देंगे और ये मेरा क्या कहलाएगा, RA कहलाएगा। ये क्या होते क्या है, दोनों को ध्यान सुनिएगा सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका जो रिएक्टेंट, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट विच अंडरगोज, ध्यान सुनिएगा, रिएक्टेंट जो क्या कर रहा हो सर, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूसेस अदर।
वो दूसरे को क्या करेगा, अदर इन द रिएक्शन, वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जस्ट इसका अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे डिफाइन होगा, तो रिएक्टेंट विच अंडरगोज, जिसको हम लोग बोल दें विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन इटसेल्फ। अगर वो खुद का रिडक्शन करेगा तो सर दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए हम लोग नाम अपोजिट रखते हैं। अगर मेरा खुद का रिडक्शन हो रहा है, अगर मेरा खुद का रिडक्शन हो रहा है तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा, तो ऑब्वियस है मेरा नाम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेरा खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान सुनिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट होता है, कभी प्रोडक्ट मत ले लेना, कभी प्रोडक्ट मत ले लेना। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इजिली क्या करता है, देखना अपने पास, इजिली क्या कर देता है, हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो इजीली ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, इजीली ऑक्सीजन एटम डोनेट कर देता है, इजीली डोनेट ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में पहचानना हो तो आप बस ये देख लो, जो रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा हो और जो रिएक्टेंट रिडक्शन में जा रहा हो उसी को बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कौन होता है, एलिमेंट्स in their lowest oxidation state, oxidation number is मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम लोग बोल देते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। अगर कोई बोल दे एलिमेंट्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, एलिमेंट्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या कहलाते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद का रिडक्शन करे, मतलब खुद को इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये क्या होंगे सर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे। ये क्या होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। ये क्या होगा सर, ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जो वहां लिख रहे हैं उसके अपोजिट यहां लिख दीजिए, हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा। कभी भी याद रखना, कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई एलिमेंट दिया हुआ है, अगर उसके, ध्यान सुनिएगा, कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो एलिमेंट के सर अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे हो, आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे हो, तो इसका मतलब वो उससे ऊपर जा नहीं सकता, तो ये बेस्ट क्या हो जाएगा, बेस्ट सर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, अगर किसी का लोएस्ट है मतलब वो बेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इनके इन बिटवीन वाले लोग ये किस तरह बिहेव करेंगे सर, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव कर जाते। तो एलिमेंट्स के बारे में ऐसा बोला जाता है, एलिमेंट्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि भैया ये ऑक्सीडेशन नंबर इसके बारे में हो जाएगा। चलो अब देखो, हमने ये पढ़ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, किसी भी रिएक्शन में कौन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ये चेक कर लेंगे। तो यहीं पर अब चीजें आती हैं, दैट इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन क्या क्या है सर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ऐसे तो आप पहचानना जान चुके हैं, पहला एप्लीकेशन तो आपको ऑलरेडी आता है, क्या है सर, फर्स्ट एप्लीकेशन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट उसके ऑक्सीडेशन नंबर से बता सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं किसी एसिड का स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज नथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर अगर मैं बेस का स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन। बाकी
इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। कैसे? इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास भी आप निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे दिखाता हूं। अगर इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट मास इसको बोलते हैं, एनुलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के केस में एन फैक्टर किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेशन के केस में एन फैक्टर जो होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। जितना आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, या फिर हम बोल देते हैं डिक्रीज इन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन के केस में एन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, या फिर हम बोल देते हैं एन फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये मेरा इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्विवेलेंट मास का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हम लोग निकाल सकते हैं। ऑब्वियस है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज डिक्रीज करके आप ये भी निकाल सकते हो जाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के, तो सर 4 टाइप के। कैसे? 2 टाइप के तो ऐसे हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, कितने टाइप के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले 2 टाइप तो मैं ऐसे बता देता हूं, ये रहा। एक को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि सर एक ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा हो, सिंपल सिंगल मॉलिक्यूल क्या कर रहा हो, सिंगल मॉलिक्यूल क्या हो रहा हो, सिंगल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा हो, सिंगल मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यही क्या कर रहा हो, अकेला मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा हो, इंटरमॉलिक्यूलर के बाद, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर के बाद अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है। तो यहां पर मोर देन 1 मॉलिक्यूल होगा। सर मोर देन 1 मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसी को क्या बोल देते हैं, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसी को क्या बोल दिया जाता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसी को क्या बोल दिया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर। अगर आप, सर इंटर होगा ना यार, क्या किया, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, इंट्रा में क्या हो गया, एक ही हो गया। ये तो हो गया सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगर मैं नॉर्मल टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो यहां पर देखेंगे एक होता है रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस है। रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सर टू और मोर, टू और मोर, देखना ध्यान से, टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या करेंगे, टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज, टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज कंबाइन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन उसमें याद रखिएगा विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। अगर 2 लोग कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनके साथ साथ उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होना चाहिए, तभी जाके रिडॉक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिडॉक्स कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि सर अगर 2 लोग मिलके A प्लस बी मिलके अगर C बना रहे हैं, तो ईदर वन ऑफ देम, इसकी एक कंडीशन है, ईदर वन ऑफ देम और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। वो एक एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। कंपाउंड हुआ गया, दोनों के दोनों अगर कंपाउंड हुए तो उसको फिर ऑक्सीडेशन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अगर मैं रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूं, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूं, तो रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है सर, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि सर 1 मॉलिक्यूल undergoes decomposition
to give more than one product विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना, जब तक आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तब तक आप रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाओगे। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए बी प्लस सी दे रहा है तो याद रखिएगा सर, या तो इधर वन ऑफ देम या फिर बोथ और बोथ आर मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ये हमेशा ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। इन दोनों में से कोई एक को या फिर दोनों को एलिमेंट के फॉर्म में रहना पड़ेगा, दोनों को एलिमेंट के फॉर्म में रहना पड़ेगा। एक आता है रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैं तो बोलूंगा बेटा ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं आजकल के टाइम पे ज्यादा मेहनत नहीं की जा रही। एनटीए सीधा सीधा या नीट के एग्जाम हॉल में सीधा सीधा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, ये सारी लाइंस आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगी। तो कोई ये सोचे कि अरे सर ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया, ये सब कुछ एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, तो यहां पर क्या होता है, अब देखो इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। अब यहां पर अलग अलग टाइप का डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो रिएक्टिव मेटल है वो नॉन रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी अपनी कहानी करेगा। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि नॉन मेटल को कर रहा है। यहां पर देखोगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अलग अलग रिएक्शंस आपको दिख जाएंगे। आप एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल्स देख सकते हो कि भैया रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपने पास, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, ये आपको दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है फोर्थ टाइप। ये क्या होता है, दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, तो भैया ये स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, सर याद रखिएगा, इन विच सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, याद रखना अलग अलग एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली, एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो एक साथ, उसी को क्या बोल देते हैं, सर ये क्या होगा, सर ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जहां पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा हो और वही एलिमेंट रिडक्शन कर रहा हो एक साथ, उसी को बोलते हैं। इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है। ऐसा है कि सब लोग नहीं शो करते। नेसेसरी कंडीशन क्या है, टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा इसकी बात हम लोग यहीं पर कर लेंगे, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है इनको शो करने के लिए, तो सर पहली नेसेसरी कंडीशन ये है, एलिमेंट मस्ट हैव 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। उनके पास कम से कम 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, तो आपको कम से कम आपके पास एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज करे और साथ साथ रिड्यूस करे, मतलब 3 होना चाहिए। और दूसरा सर देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। वो शो नहीं करता, क्या नहीं शो करता, डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता है। सर याद रखिएगा वो शो नहीं करेगा, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आप ऑक्सीडाइज हो नहीं सकते और उससे नीचे आप ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो नहीं सकते। तो भैया देख लेना अपने पास, ये जब भी आपको बोला जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करना है। अब इसके बाद देख लो, हमारा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, उसका एप्लीकेशन पढ़ लिया, इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। अब क्या आता है, तो यहां से अब एक नई चीज स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। भैया ये देखिएगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन,
बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सर नॉर्मल रिएक्शन की बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इतनी डिफरेंट क्यों है, हम आखिर इसको क्यों पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आखिर डिफरेंट क्यों है? नॉर्मल 10th क्लास में भी पढ़ते थे, वो तो नॉर्मल बैलेंसिंग थी। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों डिफरेंट है? बिकॉज यहां पर एटम्स एंड चार्जेस दोनों बैलेंस होते हैं, एटम्स एंड चार्जेस दोनों बैलेंस होते हैं, एटम्स एंड चार्जेस बोथ आर बैलेंस्ड। यहां पर एटम और चार्ज दोनों बैलेंस होते हैं, यहां पर एटम और चार्ज दोनों बैलेंस किए जाते हैं, इसीलिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे किया जाता है? दो मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे का नाम रख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहां पर कोई भी अगर बैलेंसिंग करता है, कोई भी बैलेंसिंग करेगा तो वहां पर देख लो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी इसको बोलते हैं, और हाफ रिएक्शन मेथड भी इसको बोला जाता है। किसी भी मेथड में चले जाओ, हाफ रिएक्शन मेथड, ये किसी भी मेथड में चले जाओ आप कोई भी मेथड से बैलेंसिंग करो, आपको दो पोर्शन में बैलेंस किया जाता है। कौन सा? एसिडिक मीडियम या फिर एसिडिक, या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं जब कोई मीडियम नहीं दिया है तो आप न्यूट्रल मीडियम को भी एसिडिक की तरह, और दूसरा बेसिक मीडियम। आप दो मीडियम में अलग अलग बैलेंस करते हो, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अब मेरे पास चॉइस है, अगर आप देखो स्कूल के लिए कर रहे हो तो हाफ रिएक्शन मेथड आपके लिए यूज है, अदरवाइज नीट एग्जाम के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज मोर प्रेफर्ड, ये ज्यादा प्रेफर होता है, मोर प्रेफर्ड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हाँ, स्कूल के लिए अगर आप कर रहे हो तो वहां पर हम लोगों के पास क्या आ जाता है, वहां पर हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बैलेंस कर देते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड भी बैलेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लिखते हैं, बैलेंसिंग स्टेप्स लिखते हैं, आप इसको बस आराम आराम से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, इसको बैलेंस करते चले जाइए। क्या होगा, ध्यान सुनिएगा कैसे मेथड बैलेंसिंग होती है। तो सबसे पहला काम स्टेप वन राइट आयनिक इक्वेशन। आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है, राइट आयनिक इक्वेशन एंड असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का लिख दो। उसके बाद क्या करना होता है, सेपरेट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग कर दो, रिडक्शन को अलग कर दो, हाफ रिएक्शन इन दोनों को अलग अलग कर दो। ऑक्सीडेशन को अलग किया, रिडक्शन को अलग किया, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग, रिएक्टेंट का रिडक्शन का अलग। अब स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 क्या कहता है, ध्यान सुनना, इसमें हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ, ये पहला स्टेप तो अलग अलग करना, अब इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करना है। तो स्टेप 2 के अंदर देखेंगे तो पहला हाफ रिएक्शन में कोई भी इंडिविजुअली दोनों रिएक्शंस को, अब दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस कीजिए। पहला स्टेप क्या कीजिए, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को आप बैलेंस कर लीजिए। फिर ध्यान सुनिएगा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया जाता है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, जिधर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उस साइड आप H2 ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अब बैलेंस हाइड्रोजन एटम, अगर आप हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर रहे हैं तो ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने का तरीका, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग, ध्यान सुनना, H+ ऐड करेंगे टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर बेसिक मीडियम है, ध्यान सुनना, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, डी वाला पोर्शन, ओनली इन केस ऑफ
इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, बाकी यहीं तक रहता है। ये जो स्टेप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम के लिए बता रहा हूं। अगर एसिडिक मीडियम है यहीं पर बैलेंस हो गया, लेकिन इन केस ऑफ बेसिक मीडियम ऐड सेम नंबर ऑफ OH माइनस, जितना H प्लस ऐड किया है सर, OH माइनस टू बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन। उन दोनों साइड जिधर H प्लस ऐड किया, मान लो 4 H प्लस ऐड किए इस स्टेप में, तो आप 4 OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देना। ये आपको ये स्टेप जो होगा, इसीलिए मैंने अलग कलम लिखा कि भैया ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में फॉलो करना है। अदरवाइज स्टेप 1 हो गया, अलग अलग करना। स्टेप 2 में दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। स्टेप 3 में बात करेंगे तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, बैलेंस द चार्ज ऑफ both half reaction, balance the charge by both half reaction by adding electrons in more charge side, higher charge side लिख देता हूँ, balance the both half reactions by adding electron to हायर चार्ज साइड। अगर आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिया चार्ज साइड ऐड करके, फिर क्या किया जाता है, लास्ट स्टेप 4 में क्या होता है, स्टेप 4 में क्या होता है कि आप क्या करते हैं सर, मेक द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल फैक्टर, मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर एंड ऐड। अब लास्ट में क्या करेंगे, ऐड द हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना। हो गया, यही 4 स्टेप में होता है। आपको क्या करना है, पहले स्टेप में दोनों अलग अलग रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग, दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए H2 ऐड कीजिए, हाइड्रोजन के लिए H प्लस ऐड कीजिए। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो उस केस में सेम नंबर ऑफ OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दीजिए। ये आपको स्कूल में बहुत ज्यादा यूज होता है और स्कूल के लिए ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम करना है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस ज्यादा लगाना है, लेकिन ये आपको एक लाइन में बैलेंसिंग कर देगा। इसमें भी ऑब्वियस मेरा काम है, मैं स्टेप लिखूंगा तो स्टेप लिख देता हूं। स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, वही काम करते, राइट आयनिक इक्वेशन एंड असाइन। पहला काम तो वही है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का निकाल दो, पहला काम ये हो गया। ये आप हर एक एलिमेंट का निकाल दो, और ये जब करोगे ऑक्सीडेशन ऑफ, और यहीं पर ध्यान सुनना, बैलेंस यहीं पर कर देते हैं, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहीं पर निकाल देना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यहीं से अलग कर देना है। स्टेप 2 में क्या करते हो आप, स्टेप 2 में देखना, स्टेप 2 में क्या होता है, आपने कोई अलग अपना बाकी एटम्स को वो कर दो, बैलेंस कर दो। अब स्टेप 2 में पहला पोर्शन क्या करते हो, तो सर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मेक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां डिक्रीज हो रहा है, और जहां मेक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। कैसे इक्वल होगा, तो आप मल्टीप्लाई करो, किसी को 2 से किसी को 3 से। तो पहला काम इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करो, उसको जैसे ही बराबर किया, इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर किया, उसके बाद बैलेंस, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आपने इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर किया, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग, ध्यान देखिएगा, बाय एडिंग H plus in acidic medium by adding H plus in acidic medium या neutral medium by adding acidic और neutral medium और adding OH माइनस। ध्यान सुनना, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए बहुत अच्छा मेथड है। ये क्या हो जाता है, बेसिक मीडियम में आप OH माइनस ऐड करके बैलेंस कर दो। मतलब पहला काम
सर पहले ही स्टेप में सब कुछ बैलेंस कर दो, बाकी आइटम्स नॉर्मल बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो। इंक्रीज और डिक्रीज, मान लो किसी का 2 का इंक्रीज हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है, तो उनको 6 कर दो। कैसे? 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर कीजिए। चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में, और अगर OH- बेसिक मीडियम है तो OH-। बस अब स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 में बस बैलेंस हो गया। स्टेप 3 ऐड H2O टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। हो गया, ये कहानी फिनिश। बस 3 ही स्टेप में फिनिश। तो ये हमें ना एक लाइन में दे देगा, लेकिन अब वही बात है कि स्कूल एग्जाम में ऑब्वियस है हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल एग्जाम में हमें अलग अलग तरीके से चेक करना पड़ता है। स्कूल एग्जाम में क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। अदरवाइज ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, बहुत तेजी से निकल जाता है, हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ये 2 तरीके से होता है, ये दोनों तरीके हमने पढ़ लिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब आते हैं फिर से एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं अब बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में, तो अब रेडॉक्स रिएक्शन में बात की जाए, एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहला क्या है, इक्विवेलेंट मास निकालना। इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास जाएंगे। इक्विवेलेंट मास अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है सर, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सर अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए जस्ट बताया एन फैक्टर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर किसके बराबर होगा सर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए एन फैक्टर कितना होता है, रिडक्शन के लिए एन फैक्टर जो होगा, रिडक्शन का जो एन फैक्टर होता है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये मेरा इक्विवेलेंट मास एन फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, कोई बोल दे कि सर अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर आपको बोला जाए बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑब्वियस हम बैलेंसिंग कर चुके तो हमें पता है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में कोई एन फैक्टर पूछ दे, अगर कोई यहां पर एन फैक्टर कोई पूछ दे, तो यहां पर एन फैक्टर जो होगा वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि दोनों बराबर होते, बैलेंस में तो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये एन फैक्टर इसके लिए आ जाएगा कहीं भी। अब जैसे कोई रिएक्शन दिया है, देख लो, जैसे KMnO4 है भाई साहब, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बैलेंस होता है। अगर मैं बोल दूं एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में देखोगे, ध्यान सुनना, एसिडिक मीडियम में देखोगे तो ये मैग्नीज जो है +7 से पता है किस में चला जाता है, Mn+2 में। अगर इस केस में कोई पूछे इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 बताओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है, 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ रहा है, 5 का। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आ गया, 5 का। अगर वीक अल्कलाइन मीडियम है, वीक अल्कलाइन बोल दिया जाए, वीक अल्कलाइन, या कहीं कहीं हो सकता है न्यूट्रल भी लिया हो, तो यहां पर MnO2 हो जाता है, MnO2। अब यहां पर इक्विवेलेंट मास कोई पूछ दे KMnO4 का, ध्यान सुनना, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 यहां पर कोई पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इस केस में कितना, +7 से +4 पे आ रहा है 3। अगर मैं बोल दूं कि सर, अगर बोल दिया जाए कि नहीं सर अल्कलाइन मीडियम है या बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में आप क्या करोगे, MnO4 - 2 हो जाएगा, कितना हो गया, +6 हो गया। यहां पर कोई पूछे इक्विवेलेंट मास KMnO4 का, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि सर मोलर मास KMnO4 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 1 आ गया। कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। तो इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो पहला काम तो ये हो गया कि पहला एप्लीकेशन रेडॉक्स रिएक्शन का ये हो गया कि आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो।
इक्विवेलेंट मास आ गया तो आप यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हो। सेकंड वन, दैट इज सेकंड एप्लीकेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं किसी का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर निकालना है, एन इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। एक नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो दूसरा तरीका गिवन मास, दूसरा तरीका गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब यहां पर W से इसको रिप्रेजेंट कर दो, E से इसको रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। अगर आपको एन फैक्टर आ गया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल दो। फिर सर यहां पर आप पता है क्या फॉलो कर सकते हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताऊं एक बात, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, अगर ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है ना 2a + 3b गिव्स 4c, इस रिएक्शन में इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, मोल्स अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ C। किसी रिएक्शन में बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की, किसी भी रिएक्शन में, तो ये होता है कि दोनों के इक्विवेलेंट, तीनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो चाहे ना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जरूर बराबर होते हैं। इसीलिए यहां पर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, NaVa इज इक्वल्स टू NbVb इज इक्वल्स टू NcVc। आप यूज करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। इनर रिएक्शन ये होता है। इवन आप देखोगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अगर किसी कंपाउंड में चले जाओ, अगर कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है दुनिया का, कोई ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है AXBY, एक बात याद रख लो, X और Y अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोल दे सर AXBY छोड़ो, मान लो A2B3 लिखा हुआ है, यहां देखोगे सर इनके मोल्स अलग अलग, 2 मोल्स ऑफ A, B 3 मोल्स ऑफ A, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर होंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत काम का है। कैसे सर, आप इक्विवेलेंट निकालना सीख गए तो आप किसी भी कंपाउंड में इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। आप आराम से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर दो, मोलर मास, गिवन मास, सब कुछ दिया हुआ है, कर दीजिए। एंड द फोर्थ वन, दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करने जाएंगे तो टाइट्रेशन में भी आपको किसका देखना होता है, टाइट्रेशन में भी आपको क्या फॉलो करना होता है, टाइट्रेशन के केस में भी क्या फॉलो करना होता है, फॉलो द इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ये किसको फॉलो करता है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है कि सर अगर आपका कोई भी, अगर एसिड और बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एसिड और बेस का टाइट्रेशन अगर करोगे तो यहां पर देखोगे इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है सर, इक्विवेलेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, जहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो जाए, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस के बराबर हो जाए, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस, ये बराबर हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन। हो जाएगा सर, श्योर हो तो ये देख लेना। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर MnO4- जो होता है ना, आप एनसीईआरटी में देखोगे टाइट्रेशन में MnO4 जो होता है सेल्फ इंडिकेटर होता है, अपना कलर खुद ही चेंज करके बता देता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसा नहीं करता है। अब बाकी इसके बाद वाला जो पोर्शन है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, वो भी डिस्कशन आएगा। लेकिन हाँ, तब तक के लिए रेडॉक्स में बस इतना ही है। रेडॉक्स चैप्टर के अंदर ये ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी बैलेंसिंग, उसका एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। होमवर्क क्या है बेटा, होमवर्क सीधा सीधा आपके लिए PYQs हैं और NCERT है। NCERT के क्वेश्चंस, NCERT के एग्जांपल्स देख लेना, क्योंकि आज के टाइम पे इन सब चैप्टर्स में नीट NTA दिमाग नहीं लगाता, वो सीधा सीधा NCERT के एग्जांपल्स पूछ लेगा। NCERT के एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सो दैट आपका ये चैप्टर मतलब अभी के अभी फिनिश हो जाए। और बस आई होप सो कि आपका ये चैप्टर, मुझे लगता है 1 घंटे में हमने फिनिश कर लिया है। तो अगले चैप्टर की डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स और ये रेडॉक्स रिएक्शन, ये 4 चैप्टर्स आपने कर लिए। तो ये चारों चैप्टर्स मिला के मिनिमम नीट के अंदर, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले। तो अब आप तैयार हो जाइए। क्या मेरे चैप्टर्स उतने अच्छे होते जा रहे हैं? क्या मुझे इस माइंड मैप सीरीज को बार बार रिवाइज करने के लिए यूज करना है? ये क्वेश्चंस पूछिए खुद से और अपने आप को एक
प्रोग्राम कीजिए कि यार मुझे इस सीरीज को और किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या इस वीडियोस को मुझे अपने एग्जाम हॉल तक सेव करके इनके नोट्स को सेव करके काम चलाना है। क्वेश्चंस करते रहिए और अपने सिलेक्शन के पास पहुंचते जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले माइंड मैप सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।